क्वेश्चन नंबर 1, द डेटा रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आर ऑब्टेन्ड मेनली थ्रू द सोर्सेज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉपुलेशन सेंससेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड सैंपल सर्वे, और बी और सी में इन दोनों ऑप्शन को ही लिखा हुआ है, पॉपुलेशन सेंसस ओनली एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स ओनली। तो आपको ये याद रखना हमेशा जरूरी होगा कि पॉपुलेशन स्टडीज में डेटा का रिक्वायरमेंट जो होता है वो पॉपुलेशन सेंसस से भी होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट से भी होता है, सैंपल सर्वे से भी होता है, और इसके अलावा डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो डीएचएस होता है उसके अंडर में एनएफएचएस और डीएलएचएस ये आते हैं, यहां से भी डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। तो मेन सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं, पॉपुलेशन सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, सैंपल सर्वे और डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जिसके अंडर में एनएफएचएस आता है और डीएलएचएस। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर 1 होगा, द डेटा रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस आर ऑब्टेन्ड मेनली थ्रू द सोर्सेज। ये आपके सोर्सेज लिखे हुए हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया इज। इसमें भी 4 ऑप्शन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। तो पॉपुलेशन सेंसस या वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन सब का कंट्रोलिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इंडियन सेंसस, पॉपुलेशन रजिस्टर, ये इतने होते हैं। और जो आरजीआई है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सेंसस या वाइटल रजिस्ट्रेशन या पॉपुलेशन रजिस्टर या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये जितने भी सर्वे होते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। करेंटली श्री विवेक जोशी इज द सेंसस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट टाइम में श्री विवेक जोशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंसस कमिश्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सेंसस कंडक्टेड एवर सिंस द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हेल्ड इन इंडिया। आपको ये मालूम होगा कि 1872 में इंडियन फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 9 इयर्स के इंटरवल पर 1881 में सेकेंड सेंसस कंडक्ट हुआ था। तब से सिंक्रोनसली 2011 तक 10 साल के इंटरवल पर सेंसस कंडक्ट होता चला आ रहा है। तो फर्स्ट एवर सेंसस कंडक्टेड विच वाज सिंक्रोनस ये 1881 में था। तो 1881 से जब काउंट करेंगे 2011 को तो ये हमें टोटल सिंक्रोनस सेंसस 14 दिखाई देंगे। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ सेंसस कंडक्टेड एवर सिंस द फर्स्ट सिंक्रोनस ऑफ 1881 हेल्ड इन इंडिया इज 14. फर्स्ट इंडियन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872. Since then, the census 2011 makes 15th in the series of conducting censuses. जो फर्स्ट एवर सेंसस हुआ था 1872 में, वहां से काउंट करेंगे तो 2011 का जो सेंसस था वो 15th नंबर का था। इसमें 1-2 पॉइंट और भी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th नंबर का था और 21st सेंचुरी में 2nd नंबर का था। पहला 2001 में और दूसरा 2011 में। क्वेश्चन नंबर 4, द मायर इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस ओमिशन ऑफ डेड चिल्ड्रन, प्रेफरेंस ऑफ टर्मिनल डिजिट्स, मिस रिपोर्टिंग ऑफ वुमेन विथ जीरो पैरिटी, डिसिमिलैरिटी ऑफ टू एज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में होगा। इसमें आंसर प्रेफरेंस ऑफ टर्मिनल डिजिट होता है जो कि ऑप्शन बी है। टर्मिनल डिजिट ये मायर्स इंडेक्स होता है। The Myers index is used to access the preference of terminal digits from 0 to 9. Myers index is thus based on the blended population. ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Myers index किस पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है, तो ये होता है blended population because it uses digits from 0 to 9. और digit preference क्या होगा, Whipple's index. Whipple's index considers only the digit preference for age ending 0 and 5. तो मायर्स इंडेक्स में
टोटल नंबर ऑफ डिजिट लेते हैं 0 से 9 तक और विपिल्स इंडेक्स में 0 से 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है, इसमें आंसर डी हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PT इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 1 माइनस E टू द पावर A प्लस BT। आपको ये याद रखना चाहिए कि यहां पर माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, तो इसमें दोनों फॉर्मूले होंगे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ आप यहां पर देख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, B नंबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और C नंबर मॉडिफाइड ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए पॉपुलेशन ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2% per annum for 10 years and then at 1% per annum for the next 10 years, the total growth during the 20-year period will be closer to। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कीवर्ड क्या दिया हुआ है, इट ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रेट, तो 2% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, तो 10 साल तक टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा 20%। देन 1% पर एनम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा 10%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगा 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स में जो टोटल परसेंटेज होगा 30%। इसमें आंसर बी हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, गिवन द पॉपुलेशन ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट देन ग्रोथ रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 10 ईयर्स इट इज 20% एंड ग्रोथ रेट ऑफ 1% per annum for 10 years it is 10% and this total becomes 30%. Therefore total growth rate is 30% for 20 years. Question number 7, the proportion as per 2011 census of India is close to। यहाँ पर 2001 पूछा गया है, इसलिए कि ये 2004 का पेपर है। हम अभी करंट टाइम में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो करंट डेटा होगा वो 2011 होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एज ग्रुप 0 से 6 इयर्स तक के चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन यहाँ पर पूछा गया है। इस टेबल को देखने से मैंने सेंसस रिपोर्ट 2011 से इस डेटा को यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद होने चाहिए। इसको 2 अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, 0 to 6 इयर्स और कभी कभी 0 to 4 इयर्स भी पूछा जाता है। तो आपको एक सेक्शन ये है दिया हुआ और एक सेक्शन ये है, ये दोनों याद होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 6 इयर्स में पॉपुलेशन शेयर क्या है 13.6, 0 to 14 इयर्स में 30.8, 15 to 64 इयर्स में 63.4 एंड 64 प्लस में 4.9 एंड 65 प्लस में 5.5। तो जनरली एग्जाम में आपसे 0 to 6 इयर्स और 15 to 64 इयर्स एंड 64 प्लस या 65 प्लस इनके बारे में पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 64 इयर्स का जो एज ग्रुप है ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में भी पॉपुलेशन शेयर पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 6 इयर्स में 13.6% का पॉपुलेशन शेयर है, इसलिए यहाँ आंसर क्लोज टू 15% हो जाएगा। सिमिलरली एज डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक इस टाइप से दिखा हुआ है, जिसमें 0 to 4 इयर्स 9.3% है, 5 to 9 इयर्स 10.5% है और 10 to 14 इयर्स 11% है और 15 to 59 इयर्स 60.3% है और 60 प्लस 8.6% है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमंग मेजर इंडियन स्टेट्स 2001 से 2011 के बीच का डिकेडल ग्रोथ रेट में जो शार्पेस्ट डिक्लाइन है किस स्टेट में हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको 2001 का और 2011 का इन दोनों का डिकेडल ग्रोथ रेट स्टेट वाइज याद होने चाहिए, वो भी किसके, जो मेजर स्टेट हैं। और यहाँ पर मेजर स्टेट की ही बात की गई है, चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा केरला। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को जब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमंग मेजर इंडियन स्टेट ड्यूरिंग 2001 to 11 took place in Kerala, which is 4.9%। 2001 में कितना परसेंटेज था और
2011 में कितना डिकेटल ग्रोथ का परसेंटेज था। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो शार्पेस्ट डिक्लाइन का परसेंटेज दिखाई देगा, वो केरला में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। इसमें सेंसस 2001 में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेट वाइज ये है और 2011 में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ये है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है केरला 9.43% का डिकेटल ग्रोथ रेट था 1991 से 2001 के बीच, और 2001 से 2011 तक ये 4.86 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि डिक्लाइन केरला में हुआ। तमिलनाडु में ये प्लस हो गया, आंध्र प्रदेश में डिक्लाइन हुआ और कर्नाटका में भी डिक्लाइन हुआ। यहां से डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केरला का जो डिफरेंस है 4.57% की कमी आई डिकेटल ग्रोथ रेट में। ये डिफरेंस कैसे आया? डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ सेंसस 2011 माइनस डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ सेंसस 2001 ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, among major Indian states the sharpest increase in decadal growth rate of population during 2001 to 11 is in। यहाँ पर चूंकि ये 2004 का क्वेश्चन है, इसलिए उस टाइम के करंट डेटा 2001 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसी क्वेश्चन को हम 2011 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये उस टाइम के अकॉर्डिंग इसमें आंसर बिहार था, लेकिन अभी 2011 में भी बिहार का डिकेडल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है और यहाँ पर शार्पेस्ट इंक्रीज की बात हो रही है। करंट टाइम में छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर डिकेडल ग्रोथ में शार्पेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। ये आपको चार ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ईएजी स्टेट के हैं। ये ईएजी स्टेट का अलग ग्रुप बनता है, इस ग्रुप से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर पूछा भी गया है। जो ऊपर में क्वेश्चन था इसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ये साउथ के मेजर स्टेट हैं। इस ग्रुप से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पर ये ईएजी स्टेट का ग्रुप है, इस ग्रुप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंसस 2011 का जब रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से टेबल मिलेगा या रिलेटेड ग्राफ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सेंसस 2001 में डिकेडल ग्रोथ रेट 25.85% था और सेंसस 2011 में 20.23% था। आप देख सकते हैं कि शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ 5.62% का। सिमिलरली बिहार का भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। इसमें एक ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़ जिसमें शार्पेस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। सेंसस 2001 में 18.27% था और सेंसस 2011 में 22.61% था। ये छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 2001 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है और हम यहाँ पर सेंसस 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। जो शार्पेस्ट इंक्रीमेंट है वो ओनली एक छत्तीसगढ़ स्टेट है जिसमें हुआ था डिकेडल ग्रोथ रेट में। The sharpest increase in decadal growth rate of population among EAG states during 2001 to 11 took place in छत्तीसगढ़ 4.34। इस टेबल को मैंने पहले ही बता दिया है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान has the sharpest decline trend during 2001 to 2011। शार्पेस्ट इंक्रीमेंट छत्तीसगढ़ में था और शार्पेस्ट डिक्लाइन ग्रोथ रेट में राजस्थान का है। आपको इतना ही याद रखना है कि शार्पेस्ट इंक्रीज जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में और शार्पेस्ट डिक्लाइन राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर स्टेट हैविंग मोर और लेस सिमिलर परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इन इंडिया, ये महाराष्ट्र होगा। यहाँ पर मोर और लेस सिमिलर परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन की बात हो रही है। मतलब कि शेयर ऑफ एरिया और शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उसमें और इंडिया का टोटल एरिया है उसमें जो ऑलमोस्ट सेम है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हैज द मोर और लेस सिमिलर परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया 9.36% है और पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है 9.28%। एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये स्टार्टिंग के 5 स्टेट्स हैं जिसमें मैक्सिमम एरिया राजस्थान का है, दूसरे नंबर पर एमपी है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे पर आंध्र प्रदेश है और पांचवे पर यूपी है।
पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर, मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी में मिलेगा आपको, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, फोर्थ पर, फिफ्थ नंबर एमपी एंड देन तमिलनाडु। तो आपको शुरुआत के कम से कम 4 स्टेट के नाम याद होने चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने कहां से लिया है? सेंसस 2011 से। क्वेश्चन नंबर 11, Among the major Indian states, the sex ratio female per 1000 males of children age group 0 to 6 years was lowest in हरियाणा। ये हमेशा से हरियाणा आंसर होता है, 2001 में भी था और 2011 में भी। सेक्स रेशियो 0 to 6 असेंडिंग ऑर्डर, सबसे मिनिमम हरियाणा में है 834, इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान का सेक्स रेशियो सेम है और उत्तराखंड। एंड सेक्स रेशियो असेंडिंग ऑर्डर, टोटल सेक्स रेशियो ये हरियाणा 879 है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब एंड देन यूपी। ये इंफॉर्मेशन भी मैंने कहां से लिया है? सेंसस 2011 से। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द लेटेस्ट एसआरएस बुलेटिन May 2020 द क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज क्लोजेस्ट टू। ये 2004 का क्वेश्चन है, इसलिए अक्टूबर 2002 में एसआरएस बुलेटिन रिलीज हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग May 2020 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट पूछा गया है जो इन चारों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि अभी क्रूड बर्थ रेट 20 हो चुका है May 2020 के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज पर एसआरएस बुलेटिन May 2020 क्रूड बर्थ रेट इज 20, क्रूड डेथ रेट 6.2, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.8 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 है। टीएफआर का क्या लेवल है? 2.2 है। इस एसआरएस 2017 के अकॉर्डिंग टीएफआर एनएफएचएस 4 के अकॉर्डिंग 2.2 है। मतलब कि एसआरएस 2017 और एनएफएचएस 4 इन दोनों के अकॉर्डिंग टीएफआर 2.2 है। टीएफआर एनएफएचएस 3 के अकॉर्डिंग 2.7 है, एनएफएचएस 2 के अकॉर्डिंग 2.9 है और एनएफएचएस 1 के अकॉर्डिंग 3.4 है। ये इंफॉर्मेशन मैंने कहां से लिया है? एसआरएस बुलेटिन और एनएफएचएस रिपोर्ट और एसआरएस बुलेटिन 2017 से भी। क्वेश्चन नंबर 13, Which one of the following is not proximate determinant of fertility? आपको मालूम होना चाहिए कि proximate determinant of fertility का कॉन्सेप्ट बोंगार्ड साहब ने 1978 में ही दिया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। पोस्टपार्टम इनफेकंडेबिलिटी ए है, इंट्रायूटेरिन डेथ बी नंबर में है, एज एट मैरिज सी है और डी एब्स्टिनेंस। यहाँ पर नॉट ए प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो पहले अगर आपको प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी टोटल कितने हैं ये अगर मालूम हो तो वहां से कॉन्सेप्चुअली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर आपको दिख रहा है आंसर नंबर बी, इंट्रायूटेरिन डेथ, जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है। बोंगार्ड 1978 has refined the list of intermediate variables suggested by Davis Black in 1956 and introduced 8 variables as follows। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एज एट मैरिज, कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्टपार्टम इनफेकंडेबिलिटी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, स्टेरिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्टाइल पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टपार्टम इनफेकंडेबिलिटी ये मैच हो रहा है। एज एट मैरिज फर्स्ट नंबर में है। एब्स्टिनेंस इसका मतलब होता है नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो कि ऑलरेडी फर्टिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्लोज टू ये 6 नंबर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स ये 3 मैच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंट्रायूटेरिन डेथ इंटरमीडिएट वेरिएबल में शामिल नहीं होगा, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, इंट्रायूटेरिन डेथ। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए लाइफ टेबल इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 60 is 17 years, then expectation of life at age 65, age 60 पर expectation of life 17 years है। मतलब कि एक 60 साल का जो आदमी होगा वो कम से कम 17 years तक आगे और जीवित रहेगा। Then 65 years पर एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा? 17 - 5 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर जो 17 है ये एटलीस्ट 17 ईयर्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि 17 से प्लस 60 ईयर्स के ईयर पर इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। तो 65 ईयर्स के एज पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17 - 5 जब करेंगे तो टोटल क्या आएगा? 12, जो कि मोर देन 12 ईयर्स तक वो जीवित रहेगा। इसमें आंसर सी हो जाएगा, मोर देन 12 ईयर्स। यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 17 ईयर्स दिया हुआ है,
वेयर x इज इक्वल टू 60, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 60 17 ईयर्स है। इसका मतलब कि या तो 17 ईयर्स या मोर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस n गिवन x इज इक्वल टू 65 एंड n इक्वल टू 5। यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो पूछा गया है 65 ईयर्स पर, ये 12 ईयर्स आता है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, पेरीनेटल मोर्टेलिटी कवर्स लेट फोइटल डेथ, अर्ली न्यूनेटल डेथ, लेट फोइटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ एंड न्यूनेटल डेथ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इन सबके टर्मिनोलॉजी में कितने डेज होते हैं, कितने वीक होते हैं, कितने मंथ होते हैं या कितने ईयर के ये होते हैं, ये मालूम हो तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसमें आंसर सी होगा, टिक कर लेते हैं। लेट फोइटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ, इसको पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो है वो डेथ बिटवीन 0 to 7 डेज ऑफ इन्फेंट लाइफ। न्यूनेटल डेथ क्या होगा? डेथ विद इन फर्स्ट 28 डेज मीन्स 4 वीक्स और 1 मंथ ऑफ लाइफ। पोस्ट न्यूनेटल क्या होगा? डेथ्स विद इन 28 डेज अप टू 11 मंथ। मतलब फर्स्ट 4 वीक्स को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 4 वीक्स और 1 मंथ ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर इन्फेंट 1 महीने के अंदर में अगर डेथ कर जाता है तो उसको न्यूनेटल डेथ कहेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद और 11 महीने से अंदर उसकी डेथ होती है तो ये कहलाएगा पोस्ट न्यूनेटल डेथ। लेट फोइटल डेथ क्या होगा? दीज आर ए काइंड ऑफ स्टिल बर्थ, ये एक टाइप का स्टिल बर्थ होता है विच अकर आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन के 28 वीक्स के बाद ये डेथ होता है। तो पेरीनेटल डेथ क्या होगा? ए पेरीनेटल डेथ इज ए फेटल डेथ दैट इज स्टिल बर्थ एंड एन अर्ली न्यूनेटल डेथ। मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको पेरीनेटल डेथ कहा जाएगा। सो पेरीनेटल मोर्टेलिटी कवर्स बोथ लेट फोइटल डेथ्स एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ्स। तो दिसंबर 2004 के सेकंड पेपर का मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।